नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 माह पूरे हो गए। वैसे तो जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि अब एक एक दिन जो भी काम किया जाएगा उसका हिसाब रखा जाएगा और महीने के हिसाब से उसकी समीक्षा की जाएगी, 6 मंथली और उसके बाद साल भर। ये पूरा का पूरा एक चार्ट तैयार हुआ है सरकार के कार्यकलापों की, सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की, उन सब की समीक्षा की। ये सब कुछ निर्धारित कर दिया गया था। इसलिए योगी सरकार इस 6 माह में क्या कर पाई, इसका एक रिपोर्ट कार्ड तो अब बनता है और उस पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार इस 6 माह के कार्यकाल में क्या कुछ कर पाई है, जिसका हवाला दे करके वो कह सकती है कि गवर्नेंस के आधार पर योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की राह पर ले जाने का काम कर रही है। तो ये आप देखिए, धार्मिक स्थलों से 75,190 लाउड स्पीकर हटाए गए। ये बताया जाता है कि एक बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की तरफ से, ऐसा दावा किया जा रहा है। 50,000 से अधिक लाउड स्पीकरों की ध्वनि कम कराई गई, अर्थात ध्वनि प्रदूषण न हो और बिना वजह, बिना इजाज़त के इस तरह से लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल मस्जिदों पर न किया जाए। इसके लिए बाकायदा तैयार किया गया, आदेश दिया गया और उसको हटाया गया। माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित लगभग 2200 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया गया। ये योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले के एक अहम पड़ाव के तौर पर देखा जा सकता है। इस 6 माह के कार्यकाल के दौरान 36 माफियाओं को कठोर सजा दिलाई गई। ये दावा योगी आदित्यनाथ सरकार कर सकती है इस 6 माह के कार्यकाल के अपने लिए गए फैसलों के तहत। बड़े फैसले और उसके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, 10 लाख करोड़ का निवेश लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने का निर्णय लिया। ये योगी आदित्यनाथ सरकार के 6 माह की एक बड़ी उपलब्धि है और फैसले उनके महत्वपूर्ण हैं। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री द्वारा 80.24 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास कराया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार इसका भी श्रेय ले सकती है। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू किया गया। ये उपलब्धि भी योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में अपने सरकार के संदर्भ में इसका गिनती करा सकते हैं, इसका वर्णन कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं और इसका श्रेय ले सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, इसका विषय योगी आदित्यनाथ की 20 सरकार ले सकती है। धार्मिक स्थलों से इतने लाउड स्पीकर 75,190 लाउड स्पीकर्स हटा दिए गए। ये सारे वो फैसले और वो निर्णय, वो उपलब्धि है जिसका दावा योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के तौर पर कर सकते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। अब हम आपको योगी आदित्यनाथ सरकार के इन फैसलों के संदर्भ में जो बड़े श्रेय लेने की जो बारी आती है, उसके संदर्भ में जो बातें कही गई हैं उस पर भी हम ले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के संदर्भ में, गौमाता के संदर्भ में, उनके रख रखाव के संदर्भ में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि उन्होंने अपनी उपलब्धि के बारे में क्या कुछ कहा। की बचत एक किसान को केवल इसी से हो जाएगी, एक फसल में। दूसरा, उत्पादन उससे बेहतर होगा। ये इतनी अतिवृष्टि जो हो रही है ना, इसका नुकसान प्राकृतिक खेती में उतना नहीं होना है। और चौथा, इसके मार्केट में दाम भी अच्छे मिलेंगे। 5वां, गोरक्षा हो जाएगी। भारतीय नस्ल का गोवंश भी बच जाएगा। यानी जिस गौ माता के बगैर कोई काम होता ही नहीं, कोई धार्मिक कार्य हमारा संपन्न होता ही नहीं, उस गौ माता की रक्षा भी हम कर पाएंगे।
और साथ साथ हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बीमारियों से भी बचा पाएंगे। ये 6 प्रकार के लाभ इसके माध्यम से होने जा रहे हैं और इसलिए प्राकृतिक खेती को हम अपनी कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। सरकार इसके लिए प्रोत्साहन देगी, सरकार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। यह आपकी खेती के लिए भी आपके परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है कि पहली महामारी है जिसमें भूखमरी से मौत नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रबंधन, आपका परिश्रम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में योगदान दिया है और इसीलिए 2014 से लेकर के ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा कि किसान की आमदनी को दोगुना करना है। हमारा अन्नदाता किसान भारत जैसे देश में प्रकृति पर निर्भर करता है। यह संभव नहीं कि वह हर एक जगह तकनीक का उपयोग करेगा तो अधिक आमदनी कमा सकता है, लेकिन पॉली हाउस हर जगह और हर फसल के लिए नहीं बन सकते। उसको मौसम पर ग्लोबल वार्मिंग की जो चैलेंज है उसका सामना करना पड़ता है। उस सब के बावजूद रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन उसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किया गया और उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को व्यक्त किया है हमारे अन्नदाता किसानों ने। हम सब आभारी हैं। पूर्व मंत्री सामान्य विधायक श्री गोपाल जी टंडन जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, पूर्व विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज पूरा देश अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ उनका स्मरण करते हुए उस महामानव को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम सब जानते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए पंडित जी ने आजादी के बाद के पहले दशक के अंदर जो दर्शन दिया वह आने वाले समय में सरकार की मार्गदर्शिका ही बनता है। तो सुना आपने कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और अपने सरकार की उपलब्धि के प्रति वो आशान्वित हैं और इसलिए क्या कुछ करना है, किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, साथ ही साथ गौवंश के विकास और गौ संरक्षण पर बहुत सारा ध्यान जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया है उसके आगे की भी बात वो कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत हर एक गरीब को उसके हिसाब से उसके ज़रूरत के मुताबिक काम करने की और उसकी स्थिति को मजबूत करने की पहल ये भी योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के आगे के कार्यक्रमों में प्राथमिकता में रहेंगे। बड़ी उपलब्धि का दावा कर रही योगी आदित्यनाथ सरकार और आगे भी आने वाले समय में उसको बहुत सी उपलब्धियां हासिल करनी है, क्योंकि इसी उपलब्धि के जरिए मिशन 2024 का वो लक्ष्य जो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर के रूप में निर्धारित कर चुके हैं उसको प्राप्त करना है। और अगर ऐसा करना है तो यूपी के रास्ते ही दिल्ली का वो मंजिल मिलता है जिसके लिए योगी आदित्यनाथ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ 2.0 के कार्यकाल पर बेहतर तरीके से समीक्षा और इसका विश्लेषण की ज़रूरत है, उसकी दरकार है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जुड़ रहे हैं। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। लखनऊ में आज का दिन याद किया जाएगा योगी आदित्यनाथ सरकार के
6 माह पूरे होने के संदर्भ में। इसके एवज में योगी आदित्यनाथ सरकार दावे भी कर रही है और आगे का एजेंडा भी बता रही है। क्या है इसके मायने? जी, आज 25 सितंबर, आज योगी 2.0 के 180 दिन मतलब 6 माह पूरे हुए हैं। तो आज इसके संदर्भ में हर जगह मंत्री, आज पहले तो सीएम आज लखनऊ में ही अपनी बात रख रहे हैं और साथ में जो डिप्टी सीएम है, हमारे महामंत्री संगठन के हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो सभी अलग अलग जिलों में अपनी अपनी बात यानी सरकार की नीतियों को, सरकार की जो 6 माह की उपलब्धि है उसके बारे में अपने अपने जिलों में सभाएं कर रहे हैं। और जैसे कि सीएम ने जैसे बताया भी कि आगे की योजना क्या रहेगी, बिल्कुल देखिए 6 माह ये थोड़ा सा विवादों में भी गए हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव 2024 का तो थोड़ा विकास की बात भी इसमें हुई है। तो बहुत तेज चलिए 6 माह में, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 6 माह में योगी 2.0 बहुत ही तेज रफ्तार से इसने अपने काम किए हैं और वो रफ्तार विकास की बात हो चाहे विवादों की बात, दोनों में ये 6 माह बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे की योजनाएं जैसे कि 2.0 है और 2024 का मिशन है, तो योगी सरकार यानी सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ा जिसे कहा जाए उनको कार्यभार है, बहुत बड़ी उनसे उम्मीदें लगाएंगे। 2024 में हम क्या लेके जाएंगे, क्या आगे इसको जिसे कहा जाए कि आगे हम पेश कर सकते हैं जनता के सामने। तो मिशन वही है जैसे कि अभी बताया, गवर्नेंस की बात हो रही है, उसके विकास के लिए क्या करना है, गौशालाओं के लिए क्या करना है, क्योंकि इधर जैसे लंपी वायरस का चल रहा है, यूपी में भी थोड़ी सी जिसे कहा बीमारी कम है, लेकिन फिर भी यूपी में भी 10 तक लंपी वायरस दे दी है। 80,000 से गायों की मौत हो चुकी है पूरे देश भर में। तो बेशक इधर गायों की इसके लिए गायों की बचाने के लिए जिस प्रकार से वैक्सीनेशन है दुनिया चल रहा है और गौशाले जिस प्रकार लेकिन बहुत सामने आई थी कोरोना महामारी के सामने दृढ़ता के साथ खड़ा था, कृषि सेक्टर था जिसमें कोरोना जैसी महामारी को मात देते हुए मैं देख रहा था दिखाई दी थी। साथ में जैसे कहा जाए कि जो 2.0 6 माह का है, ये जिसमें अगर कहा जाए कि अफसर भाई नौकर भाई जो है उसके बीच में विवाद भी देखने को काफी मिले थे। जिसका चला आ रहा है जिस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग में स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से की जाता है कितनी से ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस प्रकार से किसी प्रकार मंत्री है यहाँ पे उसके किस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग उसमें ज्यादा बहुत सारे ट्रांसफर किए गए थे, जीएस उनके बदल दिए गए थे, शिकायत पता लगा काम दे रहे थे। साथ में जो जिससे कहा जाए कि असंतोष मंत्री का जल शक्ति राज्य मंत्री उनका असंतोष भी देखने को मिला था, बाकायदा उनके टीके उन्होंने देने की बात में मैंने होगी सारी बातें। तो ये 6 माह में इतना कहूँगी विवादों में भी रहा और विकास की योजनाओं में भी आगे राज्य सरकार से लगभग 95,000 से ज्यादा जो निवेश हुआ है 55 कंपनियों का लीडरशिप में बाकायदा आया है। तो बेशक विकास की बात भी हुई है और लेकिन विकास में सरकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि योगी आदित्यनाथ सरकार इसका दावा कर सकती है, वो ले भी रही है और आगे लेगी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है आशा के अनुरूप। और इसके पीछे एक ही बड़ा कारण बताया जा रहा है और वो ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरीके से गवर्नेंस पर ध्यान दे रही है और खास करके कानून व्यवस्था पर। जैसे कहा कि लगभग आईटी सेक्टर में कम से कम 95,000 करोड़ का निवेश बाकायदा हो चुका है, तो 55 निवेश है। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल निवेश के लिए भी योगी सरकार पिछले भी जो उनका कार्यकाल था उसमें भी काफी उन्होंने मेहनत की थी, काफी काम किए थे और इस बार भी उस पर भी बाकायदा उनकी नजर है। अभी लगभग जो सेवा योजना के तहत रोजगार मेला लगाया था उसमें 93,000 नौकरियां देने की बात उन्होंने कही है कि 93,000 नौकरियां उसमें दी गई है। तो बेशक और साथ में जैसे आपने कानून व्यवस्था तो एक जगह यूएसपी है योगी सरकार की। अभी जो एनसीआरबी का डेटा है उसमें बाकायदा ये यूपी को नंबर 1 रखा गया है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसको सजा दिलाने में जो 60% के आसपास का रेशियो से यूपी का निकला। तो यूपी देश में सबसे पहले स्थान पे रही एनसीआरबी डेटा के अनुसार कि कितने महिलाओं के अपराधियों को इनको सजा दिलाई है, तो उसमें नंबर 1 में रही। तो बेशक कितने माफियाओं के खिलाफ जैसा आप देखी रहेंगे, माफियाओं के खिलाफ लगातार संपत्ति गिराई, हर दूसरे दिन कोई ना कोई संपत्ति गिराई जाती, बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है।
बुलडोजर चलता रहता है कि अवैध संपत्तियां गिराई जाएंगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो कानून व्यवस्था है वो योगी सरकार की यूएसपी है, वो इनका मुख्य आकर्षण है, मुख्य पॉइंट आ गया, जिसको अन्य राज्यों ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चाहे गुजरात लेने, चाहे मध्य प्रदेश ले लें, यहाँ तक कि महाराष्ट्र भी अगर ले लें, तो उत्तराखंड में ले लें, तो अभी जैसा अंकिता कांड बुलडोजर चल रहा है। ये तो योगी सरकार की अब ये जो बुलडोजर नीति है अवैध संपत्तियों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ, वो अन्य राज्य कॉपी कर रहे हैं। ये तो यूएसपी है। तो कानून व्यवस्था पर तो योगी सरकार नंबर 1 पे है, तो जिसे कहा जाए कि सुदृढ़ व्यवस्था के लिए। तो और बाकी चलता भी है, क्योंकि माफिया आतिक अहमद ले लें, चाहे मुख्तार अंसारी ले लें, तब्बू तिवारी ले लें, इन माफिया की सारी संपत्ति गिराई गई है, गिराई जा रही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि योगी सरकार मुख्तार अंसारी का बाकायदा सजा दिलाने में भी आ गया। अभी तो 2 केस में बाकायदा कि 7 साल की सजा, एक में 5 साल की सजा बाकायदा उनको हो दी गई है। तो बिल्कुल ये योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ तो बिल्कुल कड़ाई से खड़ी है, कड़ाई से उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो यूएसपी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अनूप जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और वो ये है कि अखिलेश यादव का तो दावा ये है कि ये सरकार हिटलर शाही की पराकाष्ठा को भी पार कर गई है। और इस बार जो अल्पकालीन विधानसभा का सत्र चला उसमें कुछ उपलब्धियां भी हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए 1 दिन का सत्र रखा गया। लेकिन अखिलेश यादव कुछ मुद्दों को लेकर के विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर, और जब अंतिम दिन था तो कुछ मुद्दों को लेकर के जिसकी चर्चा वो सदन में कर नहीं पाए या करना नहीं चाह रहे थे, उसके बाद फिर सड़क पर मार्च, और विधानसभा सत्र के शुरुआत में उन्होंने सड़क पर बाकायदा सदन का सत्र भी चलाया। ये सब सरकार की एक उपलब्धि कैसे मानी जा सकती है, जिसमें विपक्ष को इतना भी वो नहीं मना पाई या अपने कूटनीति से, रणनीति से उनको अपने साथ लेकर के चलने को नहीं बाध्य कर पाई? ये तो एक उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। ये देखिए, इसको मैं एक तरह से लेना चाहूंगा कि जो विधानसभा का सत्र होता है तो विपक्ष के लिए कुछ दिखाने का मौका होता है, मीडिया के सामने रखने का मौका होता है। तो वो अखिलेश यादव पिछली बार सरकार में भी कर रहे थे, और इस जो दूसरा कार्य है योगी सरकार, तो उसमें भी वही कर रहे थे। जब भी विधानसभा सब कुछ होता है, कुछ न कुछ नया वो करते रहते, इसमें कोई दो राय करते नजर आते थे कि एक होता काम करना, एक होता काम करते नजर आना। तो अखिलेश यादव वही नजर आने वाली कोशिश करते हैं कि देखिए पद यात्रा जब तक विधानसभा नहीं होती, एक भी पद यात्रा नहीं होती, लेकिन विधानसभा सत्र जैसे शुरू होता है तो बाकायदा वो विधानसभा कार्यालय से अपने ऑफिस पर, अपने विधानसभा से अपने कार्यालय पर बाकायदा पद यात्रा करते, वो दिखना चाहते, मीडिया में दिखना चाहते। विधानसभा सत्र है वो अपने वो जितना मीडिया को अफेक्ट कर सके उतना उनके लिए अच्छा है। बाकी मुद्दे वही पुराने मुद्दे, कुछ नहीं। मुद्दे बेरोजगारी की समस्या है, जिसे कहा जाए कि ये सारे समस्याएं, जल की समस्या है, बिजली समस्या है। बिजली समस्या यूपी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, काम किया जा रहा है, लेकिन अब इस पर काम कुछ खास नजर नहीं आया है। तो बाकायदा ये समस्या तो हमेशा की है, उठती रहती है, लेकिन कुछ खास अगर मैं कहूँ तो खास इतना रहा है। यहाँ पर बिल पेश हुआ था एक, अभी जो भी महिलाओं के अपराध के खिलाफ जो अग्रिम जमानत थे, उसको जो बड़े अपराध से अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती, वो संशोधित विधेयक पास हुआ। ये सबसे बड़ी बात रही है इसे विधानसभा सत्र में, जिसकी सरकार ने पास करा दिया। वही मैं महिला अपराध के प्रति बात कर रहा हूँ, शक्ति के लिए। तो महिला अपराध में ये सबसे बड़ा जिसे कहा जाए कानून बन के विधेयक पास कराया है, कानूनी अड़चन की उसको दूर कर लेकिन अग्रिम जमानत भी नहीं ले सकते हैं। जो बड़े अपराध है, अपराधी इतना अग्रिम जमानत लेके चुपचाप निकल जाते, तो वो अब काम नहीं होता जिसकी के अंदर। बात फिर वही अखिलेश यादव वही अभी क्योंकि आजम खान का मुद्दा बीच में मैं लाना चाहूंगा। जब तक चल रहा तो आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी वहाँ पे बाकायदा जो जैसे सीन होता है, चुनवाई गई थी, किताबों को चुनवाया गया था बाकायदा। 10,000 से ज्यादा जो मदरसे की गायब किताबें वहाँ मिली है, चोरी की किताबें मिली हैं, जिसको अखिलेश यादव सरासर सीधे खारिज कर दिया कि सरकार नहीं कराया। उन्होंने बाकायदा इस पर आरोप लगाया कि भाई जो यूनिवर्सिटी सरकारी कब्जे में है तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी दिखा सकती है, ये बात बाकायदा उन्होंने बात कही है। तो अब अखिलेश जो पहले नजर नहीं आ रहे थे आजम खान का पक्ष लेते, अब अखिलेश यादव अभी जो आजम खान का से मुलाकात हुई जो प्लास्टी के बाद में, तो अब उसके बाद से थोड़ा सा आजम खान की बातों को करते नजर आ रहे हैं। बाकायदा आजम खान को बातों को लेकर आनंदीबेन पटेल जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं, तो उनसे मुलाकात भी उन्होंने बाकायदा की। आजम खान के मुद्दे पर इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लादे जा रहे हैं,
गिरफ्तार करने की दोबारा की योजना बननी थी, तो सारी बात की बेशक मैंने कहा ना करते हुए नजर आना और करना दोनों मंतव्य है। इस समय करते हुए नजर जरूर आ रहे जो भी आजम खान से बात की उनकी, लेकिन अब जो करते हुए नजर तो आ रहे कि हाँ ये आजम खान के मुद्दों को उठा रहे हैं, साथ में जो यूपी के जनता का जो विकास की बात उसको करते हुए दिखना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ फायदा होगा नहीं बात की बात। लेकिन हाँ ये एक दो दिन में इतना जैसे कहा जाए कि वो बहुत ज्यादा वो जनता के लिए कुछ करते बातों को उठाते नजर आए, तो जनता भी जानती है कि आप खाली बस जब तक तो सूर्य उस समय नजर आते, बाकी आपका ना पैदल मार्च होता है ना सड़क पे दिखाई देते, कहीं नहीं देते। वही ओम प्रकाश राजभर की बात की एसी बैठ के राजनीति नहीं होती, एसी कमरे में बैठ के, तो वो बात दिखाई देती है। लेकिन विधानसभा में हाँ वो मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करने जरूर कामयाब रहते हैं। जी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कहे हमारे सहयोगी शोएब खान भी कह रहे थे कि आजम खां और शिवपाल के मुद्दे पर जो कुछ गेन करना चाहते थे अखिलेश गेन नहीं कर पाए, और सचमुच में अगर 6 महीने के कार्यकाल में अगर सत्र चला और इस तरीके से विपक्ष के नेता को उसके ही जाल में फंसा दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है सरकार की, कहा यह जा सकता है, जिसमें न्यूसेंस न क्रिएट हो। लेकिन अनूप जी कुछ अहम मुद्दे हैं, अभी भी महिलाओं से जुड़ी समस्याएं, विशेष करके उन कानून और व्यवस्था से ही जुड़ा मामला है, जो लड़कियों के प्रति अपराध का जो ग्राफ है वो ड्रास्टिकली अभी गिरा नहीं है, वो गिरना चाहिए। क्योंकि योगी सरकार का जलवा, जैसा कि आपने कहा कि बुलडोजर बाबा के नाम से न सिर्फ वो प्रसिद्ध हो गए हैं बल्कि किसी भी असामाजिक तत्व के खिलाफ, गुंडा एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो बुलडोजर चलाया जाता है। ये अब कई राज्य कर रहे हैं, असम से लेकर के उत्तराखंड तक के। हम ये कहना चाह रहे हैं कि और एक डर जो इन तत्वों में है, गुंडा एलिमेंट्स में, असामाजिक तत्वों में, यहाँ तक कि धर्म का आधार लेकर के कुछ लड़कियों को परेशान करना या और इस तरह की कार्रवाइयों का जहाँ तक संदर्भ है, उसमें योगी सरकार को अभी कुछ और इफेक्टिव होना होगा। विशेष करके पुलिस प्रशासन को और ज्यादा कसावट के साथ प्रयोग करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये काम थाने स्तर से शुरू होता है और थाने स्तर के अगर जो पुलिस अफसर अगर नहीं है जिसे कहा जाए कि एक्टिव होंगे तो ये अपराध कम नहीं हो सकते हैं। अपराधी थाने में जाता है लेकिन थाने में ही अगर उसको लौटा दिया जाता है, उसके अपराध नहीं दर्ज, उसके जो शिकायत नहीं दर्ज होती है, लेकिन FIR नहीं दर्ज की जाती, तो जाहिर सी बात है यहीं से अपराध शुरू होता है और ये यही ऊपर तक जाता जाता। बिल्कुल योगी सरकार के इसमें जरूर कहूंगा मैं कि देखिए अपराध का जो मामला है उस पर काम लगातार करते रहने की जरूरत होती है। वो एक दिन का काम नहीं हो सकता है, वो लगातार उसको काम करना चाहिए और करना पड़ेगा, तभी अपराध कम होंगे। लेकिन हाँ ये भी जरूरी कि अपराध अगर कर रहा है तो वो अपराधी पकड़े भी जाएं, ये भी बड़ा जरूरी है। और इसमें योगी सरकार जरूर नंबर हासिल करती हुई नजर आई है कि हाँ अपराध किया तो अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। जैसे आपने कहा धार्मिक गुलाब जिहाद का मैं सीधे नाम लेता, गुलाब जिहाद के मामले यूपी में कई बढ़े हैं और बढ़ते नजर आ रहे हैं इससे, तो इस पर भी कार्रवाई लगातार जिसे कहा जाए कि होती नजर भी आ रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अपराध ना हो, ये कदम उठाने में जरूरी है कि महिलाओं से सभी लड़कों से ये अपराध ना हो। ये इसके कदम तो ऊपर से तो जैसे कहा चालू चलता है, लेकिन जो थाने स्तर पे जब तक ये यहाँ पे नहीं बैलेंस आएगा, यहाँ के अधिकारी जब तक सजग नहीं होंगे, यहाँ पे पुलिस अफसर जब तक रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये बिल्कुल जिसे कहा खाली नजर आएगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अपराधी पकड़े जरूर जा रहे हैं, अपराध कम हो ना हो, अपराध तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हाँ अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। ये भी योगी सरकार की जिससे उपलब्धि हो, NCRB के डाटा में निकल के भी आया है, 7% के आसपास का है, सब देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन हाँ ये इससे संतुष्ट होने की बात नहीं, तो लगातार काम करना होगा, लगातार काम करते नजर आना पड़ेगा, तभी ये अपराध में शायद कमी है। लेकिन ये जरूर है कि इसके लिए थाने स्तर भी जिसे कहा जाए वहां के अफसर भी थोड़ा सा एक्टिव होना जरूरी है। जी एक अंतिम सवाल है अनूप जी, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ, कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कहा जा सकता है। जिस तरीके से अवैध मदरसों का मामला आ रहा है और मदरसों के सर्वे का जो मामला आ रहा है, उसको लेकर के भी अगर योगी सरकार एक उपलब्धि हासिल कर पाई, खास करके अगर सर्वे हो गया, उसके बाद उन मदरसों के संदर्भ में कुछ निर्णय लिए जाने की भी योजना आगे आ सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लास्ट में जो 2 आदेश अभी आए हैं 2 दिन पहले कि पहले मदरसे के सर्वे होंगे और उसके बाद जो दूसरा आदेश आया है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति उसके सर्वे के लिए जो बात आई है, बिल्कुल ये हो ही इसीलिए रहे हैं कि ये जो इनके द्वारा
अवैध भाई जो अगर सरकार की मंशा है तो सरकार का जो अगर आधिकारिक बयान थे वो इसलिए है कि भाई मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम ना उसके साथ में और भी जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाए जाएं और उस मदरसों के माध्यम से जो अवैध काम हो रहे हैं वो बंद हो जाएं, उसके लिए अब सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन ये भी राजनीति, बिल्कुल इसमें राजनीति पूरी खालिश राजनीति है इसमें, कैसे 2024 को साधा जाए तो सब पता है इसको। साथ में जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो कितनी है, वो उससे जांच कराने की बात है। दूसरा आधिकारिक बयान तो यही है फिलहाल योगी सरकार का कि ये हम संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति जांच इसलिए करा रहे हैं कि कहीं वक्फ बोर्ड की संपत्ति, क्योंकि इसकी संख्या लगभग 7% से ज्यादा है, वो विवादित है वक्फ बोर्ड की संपत्ति 7% से ज्यादा, तो उसको कैसे देखा जाए, कौन सी विवादित संपत्ति है, उसका निराकरण कैसे किया, इसलिए किया जा रहा है। लेकिन मैसेज जो जा रहा है वो दूसरा जा रहा है। मैसेज ये जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को अब समेटने की तैयारी है, उसके शिकंजा कसने की तैयारी है कि कौन सी जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने उंगली रख दी है अपनी संपत्ति बताकर, उस संपत्ति जो सरकारी जमीनों की संपत्ति है, ग्राम सभाओं की जो जमीन संपत्ति है, बाकायदा सिंचाई विभाग की जो संपत्ति, पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है, ये जो संपत्ति सरकारी है वो वक्फ बोर्ड ने काफी इकट्ठा कर रखी है, ये बाकायदा सूचना है। तो ये अगर अंदर की बात है तो इसके लिए बाकायदा जिसे कहा जाए ध्यान चलाया जा रहा है कि जो संपत्ति सरकारी है उसको छुड़ाना है वक्फ बोर्ड के जिसे कहा जाए शिकंजे से, वो मेन मुद्दा है। तो बिल्कुल इसमें देखिए वाद विवाद चलता चला आ रहा है, लेकिन हाँ शिकंजा कसेगा। जो आपने सवाल किया है कि अगर संपत्ति सरकारी संपत्ति ज्यादा से ज्यादा वक्फ बोर्ड ने अपने हिस्से में लिए रखी है, उन संपत्तियों को छुड़ाना ही मुख्य ध्येय है योगी सरकार को। साथ में अपने वोटर को जिसे कहा जाए मैसेज भी देना है कि हम किसके खिलाफ हैं और किसके साथ हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने का जब वो समय आएगा, वो दिन आएगा और समीक्षा की जाएगी, तो योगी सरकार की उपलब्धियों में ये 2 बातें होंगी कि वक्फ संपत्तियों को लेकर के जो योगी सरकार ने फैसले किए उस जी मैं अपनी बात रखूं, वक्फ संपत्तियों को लेकर के जो योगी सरकार की सोच है और खास करके मदरसों के विकास के संदर्भ में जो योगी सरकार की सोच है, उसके पहले जो सर्वे हो रहे हैं, जो जांच पड़ताल हो रहा है, उस पर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से ढेर सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं। लेकिन योगी सरकार को इसकी चिंता नहीं है और योगी सरकार फैसले लेगी, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, और यही वो चुनौती है जिसके दम पर 2024 का मिशन पार किया जा सकता है। अनूप जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शपथ ली थी, उन्होंने बात कही थी 5 साल के कार्यकाल में 4 साल तो मैं देश के लिए काम करूँ, 1 साल राजनीति करूंगा, आखिरी 1 साल। तो राजनीति के समय शुरू हो रहा है और सीएम में बाकायदा करते नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड हो या मदरसा हो, वो जो हिंदू वोटरों को लुभाता है, जाहिर सी बात है लुभाता है, और सामने वाले जो बच्ची है उसको थोड़ा सा चुभता है। सारे बच्चे उनके साथ खड़े रहते हैं, इस प्रकार से आराम से जो वोट पाने का रास्ता है वो आसान हो जाता है। तो ये खाली राजनीति भी इसमें कहूंगा, और राजनीति के साथ ही बाकायदा वक्फ बोर्ड और मदरसों की अवैध जो की सफाई हो रही है और जो होनी जरूरी है, ये वोटर चाहता, यूपी की जनता चाहती भी है। तो बिल्कुल इसमें योगी सरकार को पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने 6 महीने के इस कार्यकाल में जो फैसले लिए गए और जो फैसले लिए जा रहे हैं, आने वाले 6 महीनों में भी उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी सरकार ने ठाना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, जहां गवर्नेंस के आधार पर विकास के साथ साथ यहां पर इन्वेस्टमेंट भी किया जाए और यहां पर पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इसको एक प्रभावी राज्य के रूप में पूरे देश में प्रतिष्ठापित किया जाए। ये उपलब्धि हासिल करना एक बड़ा लक्ष्य है, और साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गोधन पर बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जो लंपी वायरस आया है, उससे पशुओं के जो हमारी संपत्ति है वो बर्बाद ना हो, गौ माताओं की इस तरह से मौत ना हो, उससे बचाने के भी ढेर सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ किसानों की आमदनी को 2 गुना करने की पहल और प्रयास में और तेजी लाई जा रही है, क्योंकि इसी ताकत पर 2024 का वो मिशन जो प्रधानमंत्री का भी लक्ष्य है और योगी आदित्यनाथ का, वो मिशन फतह किया जा सकता है। क्या योगी इस मिशन को पूरा कर पाएंगे और क्या उत्तर प्रदेश सचमुच में उत्तम प्रदेश बनेगा, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।